कक्षा 9वीं विषय हिंदी जैम शिक्षण संकुल की तरफ से आप सबका स्वागत है। तो हमारा आगे का जो लेक्चर था उसमें हमने दाज्यू उस जो पाठ सीखा था, तो उसके जो लेखक थे शेखर जोशी। तो दाज्यू का अर्थ क्या होता है? दाज्यू यानी कि बड़ा भाई। तो ये जो हमारा पाठ था दाज्यू, तो सारा पाठ मैंने आपको समझा दिया था और बोला था कि घर पे 2 बार पाठ पढ़ना और उसका गुजराती ट्रांसलेट भी करना। तो आज पाठ के बाद जो स्वाध्याय आता है, तो मैं आज स्वाध्याय के सारे प्रश्न आपको समझा देती हूँ। आप आज होमवर्क में अपनी हिंदी की नोटबुक में दाज्यू पाठ का जो स्वाध्याय है वो आज आपको घर पे वो लिखना है। और जो भी विद्यार्थी मित्रों ने आगे का पाठ का स्वाध्याय लिखना बाकी हो तो सारा स्वाध्याय कंप्लीट कर देना। दाज्यू पाठ के जो स्वाध्याय है पेज नंबर 67। तो पेज नंबर 67 में मैं सबसे पहले क्या लिखोगे? घर पे शब्दार्थ लिखोगे। शब्दार्थ सिर्फ लिखना नहीं है, उसके साथ तैयार भी करना है। शब्दार्थ में है सफ काफ यानी कि उजली, मीनू यानी कि व्यंजन या सूची, निसंग यानी कि अकेला, जनशब्द यानी कि शोरगुल युक्त, हिम यानी कि बर्फ, अहम यानी कि घमंड, प्रेस्टीज यानी कि इज्जत और वेदना यानी कि पीड़ा। तो ये शब्दार्थ आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में घर पे लिखना है। और उसके बाद आता है स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में पहले 2 विकल्प है। उसमें है पहला है कि मदन के गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था। तो मसूरी में था, शिमला में था, दार्जिलिंग में था या अल्मोड़ा में था। तो मदन का गांव अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में था। उसके बाद में दूसरा विकल्प है कि कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? मदन बताया, पहाड़ों बताया, बाप बताया या बेयश बताया? क्या बताया था? कहानी के अंत में क्या बताया था? बॉय बताया था ना। तो जो दाज्यू था उसको क्या मदन ने अपना नाम बताया था, पर जो नया आया था जगदीश बाबू का मित्र जो था वो हेमंत, उसको क्या बोला था कि के अपना नाम क्या है? तो उसने क्या बोला था? साहब मुझे बॉय कहकर बॉय बताया था। तो उसके बाद में है एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला जो प्रश्न है कि मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था। तो मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? अल्मोड़ा नाम पहाड़ी क्षेत्र में था। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना क्या नाम बताया। विकल्प में है वही प्रश्न है, तो बॉय कहकर बताया था। जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों लगी? जगदीश बाबू का व्यवहार पहला कैसा था? अच्छा था। और बाद में जगदीश बाबू का व्यवहार कैसा हो गया था? बुरा हो गया था। उसे ऐसा कहते थे कि मुझे दाजू दाजू कहकर बुलाना नहीं, उससे उसकी क्या होती है? प्रेस्टीज खराब होती है। पहले अपनेपन का व्यवहार करते थे, बाद में मदन के साथ व्यवहार कैसा करते थे? अच्छा नहीं करते थे और मदन को बहुत चोट लगी। और उसके बाद में है सविस्तर उत्तर दीजिए। तो जगदीश बाबू को पहले नए शहर आकर कैसा लगता था? तो वो ये जो 4 प्रश्न है आपको अपनी कैसा लगता था? पहले तो उनको अच्छा नहीं लगता था ना नए शहर में। देखो ये पेज नंबर 65 पर है, इसलिए कहा था कि घर पे
घर पे एक दो बार पाठ पढ़ना, तो पढ़ोगे तो पता चलेगा कौन सा प्रश्न कौन से पेज पर आता है। तो आपको ये बड़े प्रश्न है, ये जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से आपको को ढूंढ के लिखने हैं। और चा उसके बाद में चार, और पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न, चार प्रश्न है। चार प्रश्न आपको अपनी हिंदी की नोट बुक में लिखने हैं। तो चार आपको अपना ये स्वाध्याय लिख के कंप्लीट करना है। उसके बाद में आपका नया जो पाठ है 16वां, भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध। तो भारतीय जो संस्कृति है हमारी, तो उसमें गुरु शिष्य का संबंध कैसा होता है। तो आज क्या करेंगे, घर पे दाजू पाठ है उसका स्वाध्याय घर पे कंप्लीट करना। सारे प्रश्न घर पे लिखना है, व्याकरण में कुछ नहीं है, तो व्याकरण का कुछ टॉपिक नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है। तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध। तो भारतीय यह संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध में का जो लेखक है आनंद शंकर माधवन। तो आपको मालूम है कि पहले जो बच्चे थे, वो जो शिष्य वहाँ गुरु के यहाँ पढ़ने जाते थे, उसके आश्रम में रहते थे, काम करते थे, पढ़ाई करते थे। अब तो क्या हो गया है, किसी को गुरु के घर पे यानी कि आश्रम में जाना नहीं होता। अभी तो स्कूल, शाला, कॉलेज हो गई है हॉस्टल बन गई है। तो पहले की जो संस्कृति थी और अभी का जो संबंध है वह बहुत कैसा हो गया है, अलग हो गया है। अभी तो पहले तो शिक्षक गुरु शिष्य की जो परंपरा थी, जो पहले और प्रणाली के परोक्ष रूप में क्या बताया गया है कि हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृत की बोलबाला है। यानी कि पहले हमारी संस्कृत भाषा थी वो हमको गुरु के आश्रम में सिखाई जाती थी, और अभी हम स्कूल में पढ़ते हैं। पहले तो संस्कृत भाषा का बहुत महत्व था। अभी संस्कृत का इतना महत्व नहीं है। अभी तो स्कूल में पाठ्य पुस्तक में आता है, वो ही हम विद्यार्थी मित्रों पढ़ते हैं और ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। तो पहले तो जो बच्चे थे तो उसको संस्कृत में श्लोक संस्कृत में पढ़ते थे। तो इस कारण गुरु शिष्य के संबंध में अभी बहुत परिवर्तन आ गया है। पहले जैसा अभी नहीं है। पहले तो अभी तो विद्यालय में आप लोग पढ़ने जाते हो तो फीस देते हो। तो अब शिक्षा क्या हो गई है, पैसे से। तो पहले ऐसा होता नहीं था। पहले तो गुरु के आश्रम में जाओ, शिष्य पढ़ो, और बाद में उसको गुरु दक्षिणा में गुरु जो बोले वो शिष्य को देना पड़ता था। आपने जो बात सुनी है ना, कहानी सुनी है, गुरु ने मांगा तो एकलव्य ने क्या दिया था, अपना अंगूठा काट के दे दिया था। तो अभी तो शिक्षा पहले तो जो गुरु थे वो भगवान के समान माने जाते थे। तो शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था और वह एक परम सुख प्राप्ति का एक माध्यम था। इस जमाने में तो शिक्षा क्या होती है, पैसे देकर खरीदी जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, तो हम तो स्कूल में जाते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, सभी जगह क्या जाते हैं, पैसे देते हो, पैसे देने के बाद एडमिशन मिलता है। तभी तो सही है कि पैसे देकर शिक्षा खरीदी जाती है। आज ऐसी स्थिति हो गई है। आज शिक्षा किसी भी क्षेत्र में जाओ, वहाँ त्याग नहीं नजर आता। और लेखक ने हमें यह बताया है कि अभी तो किसी को भारतीय संस्कृति पसंद नहीं है, अभी तो सभी को यूरोप संस्कृति बहुत पसंद है, यानी कि पश्चिम संस्कृति पसंद है। तो हमें ये जो पाठ पढ़ना है उसे हमें भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया है और पश्चिमी संस्कृति के बारे में बताया गया है। तो अभी हम
देश में रहते हैं तो हमें भारतीय संस्कृति का अनुकरण करना चाहिए। हमें इसमें फ़र्क बताते हैं भारतीय संस्कृति ही पश्चिमी संस्कृति और गुरु शिष्य का संबंध। तो आगे का जो लेक्चर आएगा तो मैं आपको ये पाठ समझाऊंगी और बताऊंगी कि भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध कैसा होता है। तो हम आगे तब लेक्चर में पढ़ेंगे पाठ का हिंदी और बाद में मैं आपको उसके साथ साथ ही उसका गुजराती भी समझाऊंगी। तो तब तक आज आप अपना घर पे होमवर्क कंप्लीट करना और भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य का संबंध है घर पे एक बार पाठ पढ़ना। थैंक यू।